नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना कासिम बाजार में हुई थी, यही स्टेटमेंट गलत है। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाना की स्थापना हुई थी। यानी यहाँ पर कासिम बाजार की जगह हुगली ऑप्शन सही होता। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी अंग्रेजी कारखाने खोले गए थे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं जो सही कथन है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने एक फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया। विलियम बैबेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। तो ये बाकी कथन सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापना हुई थी। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसका प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। सर्जन हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह की लंबी बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। फर्रुखसियर की। सर्जन हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 शाही फरमान जारी किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी का संयुक्त नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज रखा गया था, बिल्कुल सही कथन है। फर्रुखसियर द्वारा 1717 में अंग्रेजों को प्रदान किया गया फरमान कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये भी सही है। सूरत में फरमान द्वारा 10,000 वार्षिक कर देने पर समस्त आयात निर्यात से मुक्ति प्राप्त हुई, ये भी कथन सही है। फर्रुखसियर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गठित दल का नेतृत्व विलियम हैमिल्टन ने किया था, यही कथन यहाँ पर गलत है। 1717 में जॉन सुमर्न के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। ब्रिटिश दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन था और ख्वाजा सेजूद शामिल थे, लेकिन इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था, जॉन सुमर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कॉलबर्ट के द्वारा। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की हुई थी, जिसे कंपनीज देश इंडेस ओरिएंटल्स जो है नाम दिया गया। पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी किस नगर में खोली गई थी। सूरत में। फ्रांसिस्को कैरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारिक कंपनी खोली। गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति से दूसरी कंपनी मुसलीपट्टम में खोली गई थी। मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। फ्रांसिस डे के द्वारा। मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। पौंडचेरी में फोर्ट लुई का किले का निर्माण किसने करवाया था। फ्रैंको मार्टिन ने। फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी में के कारखाने को ही फोर्ट लुई नामक किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन देखना है हमको। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार तथा 1739 में कारिकल पर अधिकार किया था, कथन सही है। कर्नाटक का युद्ध डच और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, यही कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला था, जिसमें अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। बाकी कथन देखते हैं। भारत में फ्रेंच इंडिया कंपनी की स्थापना का व्यापारिक उद्देश्य था, बिल्कुल सही है। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में डुप्ले की नियुक्ति की थी, ये भी कथन सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। 1757 से 63 के मध्य में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से 63 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध का तत्कालिक कारण लॉर्ड क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल में चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1616 ईस्वी में। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने भारत में 1620 ईस्वी में टैंकोबर जो तमिलनाडु में था तथा
1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो बंगाल में था, इसमें व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय यात्री सबसे बाद में भारत से गए? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पुर्तगालियों के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे और सबसे अंत में 1961 में भारत से वापस गए थे। 1857 के जो विद्रोह के नायक थे और उनके केंद्र क्या थे, यानी कहाँ पर उन्होंने कमान संभाली थी, तो उसको हमको सुमेलित करना है। तो सीधे हम देखते हैं बहादुर जफर खां एवं बख्त खां, इन्होंने दिल्ली में जो है नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में नेतृत्व किया गया था विद्रोह का। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार में नेता थे 1857 के क्रांति के। और अजीमुल्ला जो ये हैं, ये फतेहपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खान बहादुर ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह को बरेली में नेतृत्व प्रदान किया था। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने सूबेदार पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई थी। मौलवी अहमदुल्लाह ने कहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? फैजाबाद जिले में। मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 के विद्रोह में को फैजाबाद में नेतृत्व प्रदान किया था। अहमदुल्लाह की गतिविधियों से अंग्रेज इतने अधिक चिंतित थे कि इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था इन्होंने। और 5 जून 1858 को बरेली के निकट पोवाया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह की तारीख क्या तय की गई थी? 21 मार्च। अलीमुल्लाह ने बिठूर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना का अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857, सॉरी ये 31 मई है, यहाँ गलत छपा हुआ है, 31 मई होना चाहिए यहाँ पर, मैं भी थोड़ा सा डाउट कर रहा था, तो नीचे सही दिया हुआ 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। वही 1857 के दौरान वायसराय था। तो 1857 की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी ने 1857 के आपातकाल के समय अपना मुख्यालय कलकत्ता से हटाकर इलाहाबाद में स्थापित किया तथा यहीं से 1857 के विद्रोह का दमन किया। 1857 की क्रांति का प्रतीक किसे माना जाता था? कमल और रोटी को। किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? 1833 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार जो है धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? पहले भी बता चुका हूं, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में प्रारंभ हुई थी। 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन ब्रैब के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया गया, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस प्रयोग होता था, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग से हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए, जिसके परिणामस्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विद्रोह की पहला सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहला सैनिक विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे ने किन अंग्रेज अधिकारियों को मारकर विद्रोह किया था? लेफ्टिनेंट बाग व ह्यूशन। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूशन की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर बलिया जिले के रहने वाले मंगल पांडे बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी के 34th NI का जवान था। 29 मार्च 1857 को विद्रोह के बाद अदालत ने 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने कब दिल्ली पहुंचकर लाल किले पर अधिकार कर लिया था? 11 मई 1857 को।
भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सैनिक छावनी में हुआ था। 11 मई को उन्हीं विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट तथा विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। दिल्ली के 82 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? बख्त खां। दिल्ली के 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खान ने अपना सेनापति घोषित किया तथा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के पक्ष में समर्पण कर दिया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? तो 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय को शेष जीवन रंगून यानी बर्मा में निर्वासित होकर गुजारना पड़ा था। बहादुर शाह एवं एक प्रमुख शायर था, वो जफर नाम से शायरी लिखा करते थे। उसने अपनी अंतिम शायरी में लिखा था, जफर इतना बदनसीब है कि उसे आज अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। रंगून में ही जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हुई थी। निम्नलिखित में से नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोधूपंत। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था, धोधूपंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से लड़ते हुए कब मृत्यु प्राप्त हुई थी? 17 जून 1858। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया तथा ग्वालियर में तात्या टोपे से मिलकर अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई उनको। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ पर सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तात्या टोपे को पकड़वाने में किस एक मित्र अंग्रेज ने मदद की थी? मान सिंह। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में वे कालपी चले गए, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 का संघर्ष किया। अंततः एक जमींदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए तथा अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। मनीराम दत्त ने विद्रोह का नेतृत्व कहां पर किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम में मनीराम दत्त ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किया। शीघ्र ही मनीराम दत्त पकड़े गए और उनको फांसी की सजा दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उड़ीसा के संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया था, सही कथन है ये। 1857 में सतारा के राजा रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह में पढ़े लिखे भारतीय शासकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये कथन सही नहीं है। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि स्थानों पर विद्रोह नहीं पनपा, ये भी कथन सही है। तो तीसरे वाले कथन का हम देखते हैं व्याख्या क्या है। 1857 के विद्रोह में व्यापारी पढ़े लिखे लोग भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी। पटियाला, जींद, हैदराबाद, राजपूताना, पंजाब, बंगाल, मद्रास आदि क्षेत्रों में विद्रोह नहीं पनप सका था तथा यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में उल्टा अंग्रेज सरकार की मदद की थी। किस अंग्रेज ने कहा था, यदि 1857 के विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? ये कहा था जॉन लॉरेंस ने। 1857 के विद्रोह के बाद सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह पर निम्नलिखित में से किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। वी डी सावरकर। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हम देख लेते हैं। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी थी। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आरसी मजूमदार ने लिखी थी। 1857 ये लिखी थी सुरेंद्र नाथ सेन ने। विद्रोह के केंद्र और कुचलने वाले अंग्रेज, इनका हमको सुमेलन करना है तो हम सारे एक साथ देख लेते हैं, सब कवर हो जाएंगे। दिल्ली में निकलसन और हडसन ने जो है विद्रोह को कुचला था। लखनऊ में कैम्पबेल, झांसी और ग्वालियर में जनरल हीरोज, जिनसे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद और बनारस में कर्नल नील, जगदीशपुर में विलियम टेलर, बरेली में विंसेंट आयर, फैजाबाद में जनरल रेनॉल्ड और फतेहपुर में भी जनरल रेनॉल्ड ने ये किया। 1857 के विद्रोह के स्वरूप में संबंध में ये किसका मत है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? बेंजामिन डिज़रायली।
अब देखते हैं किसने और क्या क्या मत दिया था। यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये वीडी सावरकर ने कहा था। यह हिंदुओं की शिकायतों की आड़ में मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये जेम्स आउट्रम ने कहा था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, ये L.R. रीज ने कहा था। ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को भारत के किस शहर में महारानी की उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया गया था? इलाहाबाद में, क्योंकि तब इलाहाबादी राजधानी थी। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में असफल होने के बाद 1 नवंबर 1800 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का उद्घोषणा पढ़ा। इस उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया तथा एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई प्रशासन के लिए। रॉयल कमीशन की स्थापना किस लिए की गई थी? सैनिकों की भर्ती के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना ने यूरोपियों का अनुपात को बढ़ा दिया था तथा रॉयल कमीशन के आधार पर बड़ी कुशलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति धर्म समुदाय के आधार पर विभाजित किया। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के कहने पर 1857 का इतिहास लिखा? यानी वो 1857 के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। SN सेन। भारत सरकार के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन हो जाने के कारण उन्होंने इस कार्य को करने से मना कर दिया तथा स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक द सप्वाई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रकाशित किया। बाद में सुरेंद्र नाथ सेन ने सरकार से कहा और उन्होंने 1857 नामक पुस्तक को लिखा। निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के बारे में दिए गए कथनों को हमको सुमेलित करना है। तो 1857 का जन जागरण था, ये कहा है शशि भूषण चौधरी ने। 1857 का विद्रोह एक कमजोर व्यवस्था, अपनी खोई हुई मर्यादा को पाने का एक अंतिम प्रयास था, ये ताराचंद ने लिखा है। 1857 एक जन क्रांति थी, ये कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। यह एक बर्बर एवं एक सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ये कहा था TR होम्स ने। लिखित में से किस सामाजिक विचारक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधा नगर ग्राम में हुआ था। राजा राम मोहन राय प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी विचारक थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी उनको माना जाता है। फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात-उल मुवाहिदीनी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा 1809 ईस्वी में फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात-उल मुवाहिदीन का जो है प्रकाशन किया गया था। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कि कथन को। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद इन सब के घोर विरोधी थे, ये कथन सही है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की उन्होंने, ये भी बिल्कुल सही है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह द्वितीय ने इन्हें अपनी पेंशन बंधवाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, ये कथन जो है थोड़ा सा गलत है। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था, ना कि बहादुर शाह द्वितीय ने। तो यहाँ पर अकबर द्वितीय सही होगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को पेंशन की मात्रा बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मिरातुल अखबार, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था, तो इसकी भाषा जरूर याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसने आगे बढ़ाया था?
द्वारिका नाथ टैगोर ने बढ़ाया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय के लिए द्वारिका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश के हाथों में रहा। द्वारिका नाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की थी। ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा का विरोध, नारी मुक्त का समर्थन करना था। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी में प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन दोनों ने मिलकर 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये भी सब पॉइंट पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने 1871 में सार्वजनिक समाज की स्थापना की और इन्हें इनकी प्रचंड मेघा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध आदि का विरोध किया था। रानाडे ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1884 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है लगभग, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। रानाडे ने भारतीय शिक्षा के प्रसार और ज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले, जीजी आगरकर आदि शामिल थे। 1867 में विधवा आश्रम संघ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, इसकी स्थापना किसने की थी? धोंधी केशव कर्वे, या इनको डीडी कर्वे भी जो है शॉर्ट में कहते हैं। तो डीडी कर्वे के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहां पर की थी? तो बंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कुछ समय के बाद उन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया था। मूल शंकर किसको कहा जाता था या किसके बचपन का नाम था? दयानंद सरस्वती, ये गलत टिक लग गया। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मौरवी नामक स्थान पर हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमको सही जो है, जो कौन कौन से हमको ये देखना है। तो एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बिल्कुल सही कथन है ये। दयानंद सरस्वती ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में भारतवासियों के लिए है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्या होना चाहिए? श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन ना होके एनी बेसेंट का कथन है। चौथा देखते हैं। आर्य समाज ने 1822 ईस्वी में गौरक्षा आंदोलन चलाया था। ये भी कथन सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल, जिसको वी सिरोल भी कहते हैं, वी सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? आर्य समाज। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन दोनों ने 1889 में जो है पहला दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको डीएवी कॉलेज के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना लाहौर में की थी। कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेनरी विवियन डेरोजियो।
बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। इन्होंने प्रारंभ में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में कार्य किया और हेस्पेरस कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता भी कहा था। डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कब शिकागो में धर्म संसद सम्मेलन में भाग लिया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी को शिकागो अमेरिका में हुई विश्व धर्म संसद में भाग लेकर भारत का मान बढ़ाया। इस विश्व धर्म संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा था, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं, रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वो मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? वेल्लूर में है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर नामक स्थान पर है तथा बाद में ये अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर जो है इसका मुख्यालय खोला गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में। मैडम ब्लॉटवर्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना था। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ खोला था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, अडयार में। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के समीप अडयार में खोला। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और कर्नल आलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में वह सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो देखिए इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कभी अगर बनारस के हिंदू की कॉलेज की बात आएगी तो हमेशा एनी बेसेंट ही आंसर सही होगा, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर पूछा जाएगा तब आपको मदन मोहन मालवीय जो है करना है, क्योंकि बेसिकली जो है वो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज का जो है नाम बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ गया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसको करवाया था। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। 1887 में देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। इस समाज के उपदेश देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित हैं। समाज सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1911 में। 1911 में एन.एम. जोशी ने समाज सेवक संघ की स्थापना की थी। इस संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे, जिन्होंने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की भी स्थापना की थी। रहनुमाए मजदयान सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहनुमाए मजदयान सभा की स्थापना 1851 में नौरोजी फरदोजनी, दादा भाई नौरोजी तथा एम.एस. बंगाली, ये 3 लोग थे इसके संस्थापक सदस्यों ने की। इस संस्था का उद्देश्य नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, रूढ़िवादिता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि को समाप्त करना। इंडियन मुसलमान, ये
ये एक पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी, डब्ल्यू हंटर द्वारा। डब्ल्यू हंटर ने सन 1870 में अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान के माध्यम से सरकार को सलाह दी थी कि मुसलमानों से समझौता कर उन्हें अपनी ओर मिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन हमको देखना है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। सर सैयद अहमद खान ने 1895 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो 1895 नहीं, बस इसमें जो है ईयर गलत दिया हुआ है, तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, यानी ये जो है जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाने लगा। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी करेक्ट है। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये भी आंसर जो है करेक्ट। आगे देखते हैं, देवबंद आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? मोहम्मद कासिम नौतनवी जो है द्वारा किया गया था। 1867 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। इस मदरसे से कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रचार किया गया और विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से देवबंद आंदोलन चलाया गया। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन जो है 1889 में स्टार्ट हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1879 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक बौद्धिक विकास के संबंध में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी होने के बाद अपने आप को धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था। फिर सुमेलन वाला क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं, तो इसको हम व्याख्या सही सीधे देख लेते हैं। धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1830 में हुई थी और किसने की थी? राधाकांत देव ने। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरे शलिंगम पुत्तलू द्वारा की गई थी और इसमें क्या था? विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने का जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालाबारी द्वारा की गई थी। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राय ने की थी। तो ये जो है चारों जो है सेपरेटली भी पूछे जा चुके हैं और मिलान में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था? सन 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे ने 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। इसको जो है सिविल मैरिज एक्ट भी कहते थे। इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई तथा साथ ही बाल विवाह का विरोध भी किया गया। इस एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 16 वर्ष तथा लड़कों की 14 वर्ष तय की गई। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है विवाह की उम्र वाला, ये कई बार जो है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि लड़कियों के लिए जो उम्र 16 साल निर्धारित हुई थी और लड़कों के लिए 14। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था? 1856 ईस्वी में। 1855 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष अंग्रेज सरकार ने दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था? 1843 में। गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत
दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 1847 में पूरे भारतवर्ष में दासता को अवैध कर दिया गया था। तो लॉर्ड एलन बैरो के बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है कि दासता पर जो प्रतिबंध था वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो आपको बताना लॉर्ड एलन बैरो। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा इनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, जिसे 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ कहा गया। तो दोनों संस्थाएं एक ही हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ पुराना नाम है और हरिजन सेवक संघ जो है यही जो है संस्था बदलकर 1933 में हो। बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना कब की थी? 1924 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण और अछूतोद्धार के लिए 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी और 1927 में बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका का जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रकाशन किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन, इसको सीधे सीधे देख लेते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बी आर शिंदे ने की थी 1906 ईस्वी में। दक्षिण भारत में ई.वी. रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। सी.एन. मुदालियर, टी.एम. नायर ने दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी और 1773 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज नाम की स्थापना की थी तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? शिवदयाल साहिब ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहिब तथा स्वामी महाराज तुलसी राम द्वारा 1861 ईस्वी में आगरा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहले जो सुमेलित है वो देख लेते हैं। राजामुंदी सामाजिक सुधार आंदोलन, ये वीरेशलिंगम द्वारा चलाया गया था। नामधारी आंदोलन राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन गुरुकुल विद्यालय जो है दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। गुरुकुल विद्यालय की स्थापना हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने किया था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एम पद्मनाभ पिल्लई ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की थी 1914 में। इस सोसाइटी ने जातिगत आकांक्षाओं के आधार पर समाज सुधार के लिए कार्य किया था। फिर इसमें विचार करना है कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमको देखना है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था, बिल्कुल सही है ये। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था, तो ये गलत है। इसको डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप रेगुलेशन एक्ट 1929 में पारित कर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना की या लिखा है? बहुविवाह नामक पुस्तक जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा है। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया। उन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तिकाएं भी लिखी। सबसे पहला क्वेश्चन है, नील आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, ये सब आप लोग जानते भी हैं। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। यहाँ के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था या उससे मना कर दिया था। नील बागानों के मालिकों के अत्याचार पर लिखा गया नाटक
नील दर्पण किसका है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। नील बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। बंगाल में होने वाला पाबना विद्रोह के नेता कौन थे? ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। पाबना विद्रोह के ईशान चंद्र राय थे। बंगाल का पाबना क्षेत्र पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। पाबना के किसानों पर जमींदारों के शोषण के विरुद्ध 1873 से 76 के मध्य हुआ था यह आंदोलन, और इस विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया था। पाबना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ किया था, सही ये। मोपला विद्रोह के नंबूदारी और नायर जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों के बटाईदार या आसामी काश्तकार थे, ये भी कुछ सही है। फड़के विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसमें राष्ट्रवादी सामंजस्य पर बल दिया गया था, ये कथन गलत है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। फड़के विद्रोह के लोगों ने हिंदू राज स्थापित करने का नारा दिया था, तो ये कथन सही है। 1789 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों को सचेत कर राष्ट्रवाद तथा जनसाधारण के जुझारू रचयिता के बीच सामंजस्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक कहा जाता था शॉर्ट में, की स्थापना मुंबई में एनएम जोशी ने की थी। उस समय इसमें 107 ट्रेड यूनियनें शामिल थीं। एटक के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। कांग्रेस के सहयोगी दल INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से INTUC का जन्म हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य मजदूरों में गांधीवादी तरीकों से शिक्षित करके उन्हें हिंसक तत्वों से मुक्त रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1949 में स्थापित UTUC यानी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना, बिल्कुल सही है। भारत में कृषक एवं श्रमिक राज्य की स्थापना करना, ये भी उसके उद्देश्यों में शामिल है। उत्पादन के साधनों विनिमय वितरण का सामाजिकरण एवं राष्ट्रीयकरण करना, ये भी कथन सही है। एक उद्योग एक संघ के लक्ष्य के लिए कार्य करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों एवं किसानों को एक मंच पर लाने का श्रेय किसे है? साम्यवादी विचारधारा को। भारत में श्रमिक एवं किसान साम्यवादी विचारधारा के ही कारण एक मंच पर आए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को निम्नलिखित में से किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की तथा गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह, जो उनका भारत में प्रथम प्रयोग था, गांधी द्वारा किया गया। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में बिहार में चंपारण में किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि क्षेत्रों के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को ही तिनकठिया पद्धति कहते हैं, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और इसको ही इसी को ही चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। मतलब इसके विरुद्ध जो अभी आंदोलन किया गया उसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का कितने प्रतिशत वापस किया गया था? 25%। आयोग द्वारा जांच करने के बाद सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग किसानों को वापस कर दिया गया था। निम्नलिखित में से गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह।
1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1918 में किया गया था। सर्वप्रथम अवध के क्षेत्र में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित किया था। इसी की प्रेरणा से गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। ये कौन कौन इसमें गठन में शामिल थे यानी संस्थापक सदस्य थे, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद नामक सामाजिक आंदोलन चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश किसान सभा में ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया था। प्रतापगढ़ के जिले में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के जरिए जमींदारों तालुकेदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। एका आंदोलन भारत के किन जिलों में चलाया गया था? तो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में केंद्रित था। बहराइच और सीतापुर, इन दो जिलों में ये चलाया गया था। 1921-22 में किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1928 में। गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 ईस्वी में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का बारदोली आंदोलन चलाया गया, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी मुंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में लगान अदायगी रोक दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह में 30% लगान वृद्धि को सरकार ने अवैध घोषित कर कितने प्रतिशत कर दिया था? 6.03%। बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए ब्रूमफील्ड मैक्सवेल, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा चुका है, तो ब्रूमफील्ड मैक्सवेल को नियुक्त किया गया था, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 30% लगान को अवैध घोषित करके लगान घटाकर 6.03% कर दिया था। किस आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में चलाया गया था, की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सरकार ने यहाँ भू राजस्व में वृद्धि दर 30% करने का सुझाव दिया था, लेकिन अगले ही वर्ष इसको घटाकर 21.097% कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बिहार का किसान सभा जिसका गठन किसके थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्कल प्रांतीय किसान सभा मालती चौधरी, दोनों ये भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी जो है स्थापना जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। इसके बारे में सविना अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। फिर अगला है कृषक प्रजा पार्टी, ये अकरम खान द्वारा स्थापित था। तो इसमें से जो है सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे जो है सुमेल। लॉर्ड लिनलिथगो आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यानी आयोग में क्या उसका विषय वस्तु थी? तो कृषि में सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार इसका विषय था। लिनलिथगो आयोग एक कृषि आयोग था। यह लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित एक राजकीय कृषि आयोग था। इस आयोग का उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति पर विचार करना था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। कलकत्ता में 1838 ईस्वी में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। निम्नलिखित में से किस संस्था को कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था?
तो इंडियन एसोसिएशन को अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संस्था को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का दर्जा प्राप्त था। इसी संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए आंदोलन भी चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमको देखना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। इंडिया लीग जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर से संबंधित ना होके इंडिया लीग जो है शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा का प्रोत्साहन करना था। और लास्ट है महाराष्ट्र महाजन सभा, एवी राघवा चेयार ये इसके जो है संस्थापक। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी? तो 1885 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किस भारतीय के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1884 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसका पहला अधिवेशन 1825 ईस्वी में बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ में से संघ को हटाकर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस के पहले बंबई अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने या सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना को किसके दिमाग की उपज बताया जाता है? लॉर्ड डफरिन, वही उस समय वायसराय था। तो लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में अपने यंग इंडिया के लेख में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना को लॉर्ड डफरिन की दिमाग का उपज बताया था, जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस के बारे में कई सारी विशिष्ट टिप्पणियां की गई थी, देख लीजिए, पूछा भी जाता है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था कांग्रेस के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो ये सारे कथन हम पूछे जा चुके हैं पीसीएस के एग्जाम्स में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था? 1886 में, यानी कांग्रेस की स्थापना के अगले ही वर्ष। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो नहीं देखना हमको, उर्दू में नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के समय द इंडियन ओपिनियन नामक पत्र अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी भाषा में प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर दुखी होता था? ये लाला लाजपत राय का कथन है। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी अंग्रेज ने की थी? इलाहाबाद में 1888 में आयोजित होने वाले कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 1248 सदस्यों ने भाग लिया था। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार सख्त होने लगी थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन की। तो ये पहले मुस्लिम भी थे। 1887 ईस्वी में मद्रास के कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम बने थे बदरुद्दीन तैयब जी।
इस कांग्रेस के अधिवेशन में 607 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन से कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? नागपुर। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 ईस्वी में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जुड़ गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो अब है कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, 1907 में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था तथा आगे चलकर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुट एक हो गए थे। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण दत्त ने की थी। 19 क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। सूरत में कांग्रेस का हुआ विभाजन लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर एक हो गए थे दोनों गुट। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया था। इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था? कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 ईस्वी में चुनाव जीता भी था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सभी को पता है ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 ईस्वी में हुआ था, इसमें पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली थी सरोजनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 में हुआ था। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926 की अध्यक्षता एम श्रीनिवास आयंगर ने की थी। इसी अधिवेशन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष के पद से के चुनाव में हराया था? त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 ईस्वी में हुआ था, उसमें गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। इस हार को गांधी जी ने अपनी हार माना। इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद जो है चुन लिया गया था। निम्नलिखित में से भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है? अरविंद घोष। भवानी मंदिर नाम की पुस्तक अरविंद घोष की है। इस पुस्तक में लिखा है कि हमारी भारत माता एक पृथ्वी का टुकड़ा भर नहीं है, ना ही वह वाक्मूर्ति, ना ही कोई कोरी मन की कल्पना है। लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह ऐसी महान शक्ति है जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कांग्रेस को किसने गंदी चीज और देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कर्जन ने।
लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रपंथी विचारों को जन्म देने वाली थी। उसने ही कांग्रेस को गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन हुए हैं आज तक? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन कलकत्ता में, जो कि कुल 9 हैं, में हुए हैं, जो कि 1886, 90, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1928 और 1933 में हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के उदारवादी रवैये की खिल्ली उड़ाई तथा अनुनय विनय का आरोप लगाया था। इसके साथ ही वह कांग्रेस के कभी अध्यक्ष भी नहीं रहे। पुणे के प्ले कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बालकृष्ण चापेकर ने की थी। 22 जून 1897 को दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्ले कमिश्नर रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या कर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। विनायक दामोदर सावरकर तथा द्वारा महाराष्ट्र में 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये मित्र मेला के नाम से उसको जानते थे। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था को ही 1904 में अभिनव भारत का नाम दे दिया गया था। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेन्द्र नाथ बसु तथा कलकत्ता में जतीन नाथ बनर्जी और बारिन नाथ घोष द्वारा की गई। किस भारतीय ने पेरिस से प्रशिक्षण प्राप्त कर कलकत्ता में बम बनाने का कारखाना खोला था? हेमचंद्र कानूनगो। बंगाल के क्रांतिकारी हेमचंद कानूनगो ने 1908 ईस्वी में पेरिस में एक रूसी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर कलकत्ता में स्थित मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। दिल्ली दरबार 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली दरबार के लिए जाते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। इस कांड के तहत अवध बिहारी, अमीरचंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार पर दिल्ली षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया।